डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 का एक बहुत ज़्यादा कीमती टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। इसके लिए आप लोगों को आई होप कि एक टॉपिक आता होगा, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं तो उसमें एक कपल ऑफ फोर्स काम करता है। कपल ऑफ फोर्स मतलब दो फोर्स काम करते हैं, एक इधर को एक इधर को, बराबर। उसकी वजह से वो डाइपोल उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना आ जाए। उस कंडीशन पे उस पर एक टॉर्क काम करता है और जिसकी वैल्यू होती है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। याद आ रहा है कुछ? तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है, जहां हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहती है। तो सपोज दैट ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या करता हूं, एक डाइपोल को रखता हूं, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने एक डाइपोल को रखा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से। डाइपोल की लेंथ हम लोग 12 लेते थे, आप लोगों को याद होगा। तो डाइपोल में दो चार्ज रहते हैं ना, एक यहां पर को रहता है सपोज दैट प्लस क्यू, इधर रहता है माइनस क्यू। तो ये एक प्लस क्यू चार्ज है इसके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस डाइपोल को रखा, तो जैसे ही डाइपोल को रखा तो मैंने बोला कि जो डाइपोल है इस पे एक टॉर्क काम करता है। टॉर्क की वजह से ये अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो डाइपोल ऐसे घूमने की कोशिश करता है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से रोटेट होने की कोशिश करता है। और ये जो टॉर्क है, कपल ऑफ फोर्स कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है P, मतलब डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, E जो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन ऑफ डाइपोल को जिस एंगल पे रखा है थीटा, ठीक है। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब देखो ये जो टॉर्क लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है। हमने क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोग वर्क करते हैं हमारा वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, तो हम लोग उसके लिए वर्क डन निकालेंगे। अब वर्क डन कैसे होता है बताओ? जब मुझ पर फोर्स लग रहा है, कोई मुझे इधर को धक्का दे रहा है, मैं इधर जाना चाह रहा हूं फोर्स के अगेंस्ट, तभी तो वर्क डन होगा ना। तो वर्क हमेशा फोर्स के अगेंस्ट होता है। तो आज जो फोर्स है या कपल ऑफ फोर्स टॉर्क है, इधर को काम कर रहा है। तो अगर मैंने वर्क डन करना है तो इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, इस टॉर्क के अगेंस्ट इस डाइपोल को कुछ मूव कराया। तो मैं इस टॉर्क के अगेंस्ट इस डाइपोल को कुछ मूव कराया। तो सपोज दैट मैं इस डाइपोल को इस टॉर्क के अगेंस्ट डी थीटा मूव कराया। कितना मूव कराया? डी थीटा एंगल में इसको मूव करा के ऐसे ले गया। तो टॉर्क इधर को लग रहा है, तो इसके अगेंस्ट जबरदस्ती मूव करा रहा हूं। तो मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखता हूं कि वर्क डन in moving dipole against the torque by d theta। टॉर्क के अगेंस्ट मैंने डाइपोल को जब डी थीटा डिस्प्लेस किया है तो मेरा वर्क डन कितना होगा? सब लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू होता है एफ वेक्टर डॉट ds, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। देख फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो W इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0। तो सीधे वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी मेरा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन छोटा सा होगा। तो छोटा सा वर्क डन इक्वल टू किस फोर्स के अगेंस्ट रोटेट कर रहा हूं मैं? इस टॉर्क के अगेंस्ट घुमा रहा हूं। टॉर्क के अगेंस्ट घुमा रहा हूं तो फोर्स के बदले आएगा टाउ। कितना घुमा रहा हूं, कितना डिस्प्लेस किया मैं? डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। फिर साइड में लिखेंगे सिंस टाउ इक्वल टू कितना होता है? पीई साइन थीटा होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ की जगह पीई साइन थीटा और साथ में डी थीटा। आया समझ में? छोटा सा वर्क डन आ गया। अब सपोज दैट माना कि मैं ये डाइपोल को थीटा 1 एंगल से घुमाना शुरू करता हूं। थीटा के बदले कितने एंगल से घुमाना शुरू करता हूं? थीटा 1 से, और घुमाते 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 मैं थीटा 2 एंगल तक ले गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिखता हूं इफ dipole is
मूव्ड फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा के बदले थीटा 1 एंगल से घुमाना शुरू किया डाइपोल को, थीटा 2 एंगल तक लेके गया। तो देयरफॉर फॉर टोटल, अब कितना आएगा फिर टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन 1 को। तो इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा। किस एंगल से घुमाना शुरू किया? थीटा 1 से कहाँ तक? थीटा 2। अब आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू। अब सुनना, P इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, और किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल टू क्यू इंटू डाइपोल की लेंथ, जो हम 12 लेते थे, जो कि कांस्टेंट होता है। तो P कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक जैसा, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो अंदर बचेगा थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन कुछ कितना होता है? माइनस कॉस कुछ होता है। तो इसके बाद यहाँ पे हो सकता है चमक रहा हो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन थीटा का कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से W इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी ई साइन थीटा का रख दिया मैंने माइनस कॉस थीटा, और लिमिट स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। अभी माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो W इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। अब लिमिट कैसे लगाते हैं बच्चों? देखो, W इक्वल टू माइनस पी ई, देख सबसे पहले इस थीटा की जगह अपर लिमिट आएगी, तो कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे? थीटा 2, माइनस इस थीटा की जगह लोअर लिमिट आएगी कॉस थीटा 1 आया। अब ये माइनस भी अंदर भेज दो, तो W इक्वल टू माइनस अंदर भेजेंगे तो कितना आएगा? पी ई माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस कॉस थीटा 2, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा 1। तो W इक्वल टू आ जाएगा पी ई, ये प्लस वाली चीज़ आगे लिख लेता हूँ, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो कहीं ना कहीं मेरा वर्क डन आ गया पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसके बाद क्या लिखूंगा कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज, ये वर्क डन हमारा एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर होता है, तो W को हम U लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? W को U लिख सकते हैं। तो मेरा कितना आ जाएगा फिर देखना जरा, तो W की जगह U रख दूं, तो नाउ, तो W की जगह U रख लेता हूं, तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, अब एक बात और सुनना, इसके आगे मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा इसको, क्या चीज है, कैसे एक्सपेंड हो रहा है। देखो, जो डाइपोल है ना, डाइपोल को मैं जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आता हूं, तो सबसे पहले जो मेरा डाइपोल आता है इन्फिनिटी से, जब आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर होता है। मैंने बोला जब डाइपोल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आता हूं ऐसे, तो डाइपोल सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहला जो एंगल होता है मेरा, वो कितना होता है? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। तो इफ, ठीक है, डाइपोल को जब इन्फिनिटी से लेके आया तो डाइपोल ऐसे आता है, तो सबसे पहला एंगल जो बनता है 90। फिर डाइपोल को मैं कुछ घुमाता हूं, सपोज दैट फिर डाइपोल को मैंने थीटा घुमा दिया, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन एक्स में रख दूं, फिर थीटा 1 की जगह 90, थीटा 2 की जगह थीटा, तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा बताओ? क्योंकि डाइपोल सबसे पहले परपेंडिकुलर होता है, फिर कुछ एंगल घूमता है। मैंने बोला चलो थीटा घुमा, तो कितना आ जाएगा? U इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 1 की जगह क्या रखेंगे हम लोग? 90 माइनस कॉस थीटा 2 की जगह क्या रखेंगे? थीटा। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ? अच्छा, ये माइनस साइन नहीं है यहाँ पे, हाँ, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो आ जाएगा U इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा।
तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका जनरल एक्सप्रेशन जो आया वो होता है पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ केस बनते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं जिसके लिए हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा, न्यूमेरिकल के लिए भी एज वेल एज। तो इसके अंदर क्या क्या केस बन सकते हैं, पहले पूछता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताओ, ठीक है। कुछ केस बता रहे हैं, पहला केस जो होगा इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज स्टेबल कब होती है आप बताओ। कोई भी चीज स्टेबल तब होती है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू ना मिनिमम होती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ती है, मार्कर को उठाया मैंने, इसकी हाइट बढ़ा दी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का mgh। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ाता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उतनी चीज अनस्टेबल होती है। एग्जाम्पल दूं, आप जो पानी रखते हो ना अपनी छत में, सबसे हाईएस्ट मंजिले वाली छत में रखते हो, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, जितनी भी आपकी मंजिल है, ऐसा क्यों छत में टैंकी क्यों रखते हो पानी की, ताकि पानी जो है एक हाइट मिल पाए और उससे पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जब भी जैसे नल खोलोगे तो पानी तेजी से नीचे आएगा। आया समझ में? इसका मतलब समझना कि पोटेंशियल एनर्जी जब ज्यादा होती है तो कोई भी चीज क्या होती है, अनस्टेबल हो जाती है। एक खास बात बता रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी तो कोई भी चीज कैसी होगी, अनस्टेबल होगी, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो वो बॉडी क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्टेबल की कंडीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अब बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, बताओ। u इक्वल टू कितना, माइनस पी ई कॉस थीटा है ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब जब माइनस पी ई कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। माइनस पी ई कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कब आएगी बताओ, जब, ध्यान से देखना, अब इसको मिनिमम करना है मैंने, हाँ, तो मिनिमम ये तभी हो सकता है जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, है ना। तो क्योंकि अगर 1 रखोगे तो 1 इंटू इतना करोगे तो माइनस पी आएगा, आएगा ना। अब 1 कितने की वैल्यू होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। आया समझ में? तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब हम लोग थीटा को 0 रखेंगे तो कितना आएगा बताओ, u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 से पी को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी आएगा, नेगेटिव आ रहा है ना, रख के देख लो। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस पी ई कॉस 0, देखना, हाँ, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो u इक्वल टू कितना आ गया, माइनस पी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब डाइपोल को थीटा 0 कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखोगे, उस केस में हमारा डाइपोल स्टेबल रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें अनस्टेबल की, अनस्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब ये चीज मैक्सिमम कब आएगी, जब बताओ कॉस की वैल्यू, देख मैक्सिमम तभी आएगा जब ये यहाँ प्लस हो, ये प्लस तभी आएगा जब कॉस की वैल्यू नेगेटिव में हो, और कॉस की वैल्यू -1 कितने पे होती है बताओ, 180 डिग्री पे। कॉस को अगर 180 रखोगे -1, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा को 180 रखोगे, ठीक है, तो उस केस में कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। रखते हैं जरा, तो u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 से इस माइनस पी को मल्टीप्लाई करोगे तो u इक्वल टू प्लस पी, मैक्सिमम आ गई ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो आप कह सकते हो कि कोई भी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा मतलब वो अनस्टेबल, तो ये कंडीशन है अनस्टेबल में। अब ऐसे करके डाइपोल को रखा था तो 0 डिग्री था, तो इसको उल्टा घुमा दोगे तो इस केस में ये डाइपोल अनस्टेबल की कंडीशन होगी, ठीक है। तो स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन आप लोगों को क्लियर हो गई कि स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब थीटा 0 होगा। अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब थीटा 180 होगा। अब लास्ट केस है, ठीक है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी का, केस नंबर 3। क्या बोला मैंने, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी, देखो u इक्वल टू कितना होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, इसको जीरो करना है तो जीरो इक्वल टू कितना आ गया, माइनस पी ई कॉस थीटा। देखो ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो नहीं हो सकते,
तो इट डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कॉस थीटा 0 हो सकता है। अब 0 कितने की वैल्यू होती है, कॉस 90 डिग्री की, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90, तो कंपेयर करोगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन के लिए जो डाइपोल है, डाइपोल को 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा, उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी। बहुत कीमती टॉपिक था और बहुत आसान तरीके से समझाया है, इससे ज़्यादा इजी क्या लोगे। थैंक यू।